तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहाँ क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ प्रकार है कि बताइए एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर पूछ रहा है रैखिक समीकरण का घात। किसका? रैखिक समीकरण का घात। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रैखिक समीकरण होता है ना, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है बाबू? तो रैखिक समीकरण का घात हमारा होता है कितना? रैखिक समीकरण का घात हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बताइए tan π/2 का मान होगा। tan π/2 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पाई का मान कितना होता है हमको ये बताओ पहले। तो ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको बनाओ। तो यहाँ पर देखो tan है तो tan π/2 तो π/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबू tan तो tan पाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री बटा में 2, 2 का पारा में 180 कितना बार में आता है? 90 बार में। तो काट देंगे हम 90 बार में। अब यहाँ पर देखो tan 90। अब tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 90 डिग्री का मान जो होता है वह होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि बताइए बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश में ऑप्शन बी में दिया गया है, द्वितीय चतुर्थांश में ऑप्शन सी में दिया गया है, तृतीय चतुर्थांश में ऑप्शन डी में दिया गया है, यहाँ पर बाबू चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमको ये बताओ कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु 4, -3 जो है यहाँ पर सबसे पहले तो हम चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला चतुर्थांश, ये हो गया हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया हमारा तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया हमारा चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये बताओ पहला चतुर्थांश में किसका किसका साइन रहता है? पहला में रहता है प्लस प्लस का, दूसरा में किसका रहता है? दूसरा में माइनस प्लस का, तीसरा में क्या रहता है? तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको देखने से कौन सा चतुर्थांश लग रहा है? तो यहाँ पर देखो 4 प्लस में और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और बहुत ही ढंग से, बहुत ही आराम से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि आपका एग्जाम भी है, सेंटअप एग्जाम, जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी पर आधारित ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं। मैथ में जितना भी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है उसका मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा, ठीक है। तो देखो कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जिसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे या फिर जिसको बनाने के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां करा कि बताइए 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। इसमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक कहने का मतलब यही होता है कि जैसे कि देखो अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है और वो संख्या एक ही आंकड़े में बहुत बार आ जाए तो वो उसका बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा संख्या आ रहा है? तो इसमें सबसे ज्यादा 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। इसमें ऑप्शन कुछ देना ही नहीं था तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन नहीं दिए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि बताइए एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हमको ये बताओ बाबू कि सिक्का का कुल संभव परिणाम कितना होता है? तो सिक्का में कुल संभव परिणाम 2 होता है, ठीक है। सिक्का में कुल संभव परिणाम 2 होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो उसमें कितनी बार चित्त आएगा? तो कितनी बार चित्त आएगा? जब हम एक सिक्का को उछालेंगे और सिक्का उछालेंगे तो उसमें चित्त कितनी बार आएगा? तो चित्त वहां पर एक ही बार आएगा ना। बताओ
चित उसमें एक ही बार आएगा ना कि दो बार आ जाएगा? नहीं, चित उसमें एक ही बार आएगा। एक है तो एक, और सिक्का का कुल संभव परिणाम दो होता है, तो 1/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि बताइए एपी यानी कि समांतर श्रेणी 4,10,16,22 का सार्व अंतर होगा। इसमें सार्व अंतर पूछ रहा है, तो इसमें क्या ऑप्शन की जरूरत है बाबू? नहीं, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। देखो यहाँ पर 4,10,16,22 ये एक एपी है जिसका सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर यानी कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है कि नहीं? A2 का आने का मतलब क्या हो गया? दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है? 10, माइनस में A1 का आने का मतलब क्या हो गया? पहला पद। पहला पद कितना है? 4। तो 10 में से 4 को घटा दो तो कितना बचेगा? 6। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां करा है कि बताइए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। ठीक है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज है जिसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 4:9 कहने का मतलब क्या हम इसको 4/9 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो मैं इसका डायरेक्ट एक साधारण सा ट्रिक बता देता हूं। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कुछ है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी रहे, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसको कुछ नहीं करना है बाबू, बस इसका स्क्वायर कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 9 का स्क्वायर 81। तो 16/81 अर्थात हम कह सकते हैं 16:81। ठीक है, डायरेक्ट हम 16:81 लिख सकते हैं, बटा को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कुछ नहीं करना है, इन दोनों अनुपात का स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना। अगर यहाँ पर कोई भी अनुपात रहे, ठीक है ना, अगर यहाँ पर 4:9 की जगह पर 7:5 रहता है तो क्या करते हैं? तो 7:5 रहता है तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। 7:5 को हम 60/5 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, और 5 का स्क्वायर 25, तो 49/25 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां करा है कि बताइए 1/√3 बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है? ऑप्शन ए में दिया गया है 10 30 के बराबर, ऑप्शन बी में दिया गया है 10 60 के बराबर, ऑप्शन सी में दिया गया है 10 45 के बराबर, और ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है sin 60 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 जो है वह 10 30 के बराबर है। 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो अब हमको ये बता दो 10 60 का मान कितना होता है? तो 10 60 का मान √3 होता है। अब हमको ये बताओ 10 45 का मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। हमको ये बताओ sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान जो होता है वह होता है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां पूछ रहा है कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका मान क्या होता है? तो इसका मान 1 होता है कि नहीं? ये एक फॉर्मूला है, इसका मान 1 होता है। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसलिए हम नहीं दिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर करा है बाबू कि बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? आप लोग ने पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी? अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ए ना रह करके दूसरा रह गया, यहाँ पर पूछा कि बताइए दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे? अनंत ही होगा। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बताइए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता यहाँ पर होती है 1। कितनी होती है बाबू? 1 होती है। अगर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये ना पूछ करके पूछ दे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 0 होती है। कितना होता है बाबू अनिश्चित घटना का प्रायिकता? तो अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है cot स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में दिया गया है sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी दिया गया है sin स्क्वायर थीटा। तो हमको बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा
प्लस में सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1। अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 करा कि बताइए 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया 1/√3 जो है वह tan 30 का मान है। किसका, tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि बताइए पाई है। पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। इतना ऑप्शन में दिया गया है, मैंने बताया। ठीक है, अब हमको ये बताओ पाई क्या है। ये तो ऑप्शन देने लायक ही क्वेश्चन नहीं है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और अगर यही बाबू अगर पूछता पाई का मान क्या है, यानी कि 22/7 क्या है, तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि बताइए बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है इसका। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, हमको ये बताओ सबसे पहले। तो हमको ये बताओ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ए कितना दिया हुआ है, ए, और यहाँ पर क्या है बी। ये एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब ए का नियामक कितना है, ए का नियामक है 4,5। बी का नियामक कितना है, बी का नियामक है 6,5। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि ये बीच वाला का मान पूछ रहा है मध्य बिंदु। इसको मान लो पी, इसको क्या मान लो पी। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x बराबर यहाँ पर x1 प्लस में x2/2 और कॉमा में y बराबर y1 प्लस में y2/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x है तो x1 का मान कितना है बाबू 4, प्लस में x2 का मान कितना है 6 है तो 6/2, फिर कॉमा y है तो y बराबर y1 का मान कितना है बाबू 5, प्लस में y2 का मान कितना है बाबू 5/2 तो 2, 6 4 कितना हो जाएगा x, तो x बराबर 6 4 कितना हो जाएगा 10/2। फिर यहाँ पर कॉमा y है तो y बराबर 5 5 कितना हो जाएगा 5 5 10/2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। यानी कि कहने का मतलब x बराबर कितना आएगा 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी कि हम इसका जो ये निर्देशांक है क्या लिख सकते हैं 5,5। तो यहाँ पर क्या पूछा था मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु यही हो जाएगा 5,5। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5,5। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमको ये बताओ बाबू, अब हमको ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत थी, तो नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 करा कि बताइए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी दिया गया है 0.2 और ऑप्शन डी में दिया गया है -1। पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। सबसे पहले हमको ये बताओ कि प्रायिकता का मान कितना होता है। तो जो प्रायिकता होता है ना बाबू, प्रायिकता जो प्रायिकता होता है ना उसका मान वह 0 से बड़ा क्या होता है 0 से बड़ा, लेकिन बाबू 1 से क्या होता है छोटा। 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या होता है छोटा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 1, तो यहाँ पर प्रायिकता का मान 1 होगा। बी में दिया गया है 0, तो ये भी प्रायिकता का मान है। सी में दिया गया है 0.2, ये भी प्रायिकता का मान है। ठीक है, और डी में दिया गया है -1, तो ये प्रायिकता का मान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि बताइए यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ठीक है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है √2 cos थीटा बराबर 1। ये बिना ऑप्शन का क्वेश्चन, सॉरी
ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का ही बन जाएगा, तो इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1 तो 1। अब ये √2 जो है गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर देखो cos थीटा तो cos थीटा। अब हमको ये बताओ cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 45 डिग्री। अब इस तरफ भी cos है, इस तरफ भी cos है, cos से cos खत्म हो गया तो बचा इस तरफ केवल थीटा बराबर यहाँ पर 45। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखो एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है, कहा जाता है जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है और अगर आप इस दर्द को झेलते रहे ना तो यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पढ़ाई ना कभी भी बोझ नहीं होती है। ठीक है, अगर आप अपने मन में ठाने हुए हैं कि पढ़ाई एक बोझ है तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिएगा। ठीक है ना। कभी भी पढ़ाई जो होती है वह कभी भी बोझ नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई करते रहें तो एक ना एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे केवल पढ़ाई करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वां कर रहा है कि बताइए निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाई, ऑप्शन बी में दिया गया है √7, ऑप्शन सी में दिया गया है 16/25 रूट के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है 3√3/2। तो पूछ रहा है कौन सा परिमेय संख्या है? तो पाई तो परिमेय संख्या हो नहीं सकती है। दूसरा है √7, तो क्या √7 परिमेय संख्या है? नहीं, √7 परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है रूट अंदर 16/25, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, तो 4/5 ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20वां का है कि बताइए 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। बहुलक पूछ रहा है तो अभी हम तुरंत बताएं थोड़ी देर पहले ही कि बहुलक क्या होगा। इसमें जो संख्या बार बार एक ही संख्या बार बार जो रिपीट होती है, यदि किसी आंकड़े में एक ही संख्या बार बार आ जाए, एक ही संख्या की संख्या बहुत बार आए तो वही उसका बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हमको ये बताओ बाबू कि आपका 20 में कितना सही हुआ? 20 में आपका कितना सही हुआ? आई होप आपका 20 में 20 सही हुआ होगा। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।